क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण से इस खेल में भी बच्चे का मस्तिष्क किस हद तक शामिल होता है? जी हां, सीखने और याद रखने की सभी प्रक्रियाओं को हमारा मस्तिष्क ही अंजाम देता है। ये जानने के लिए वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। एक समय ऐसा भी था जब हमें ये पता ही नहीं था कि मस्तिष्क होता कैसा है, इसकी बनावट क्या है और ये काम कैसे करता है। ऐसे ही कई सारे रोचक सवालों से भरी हुई है मस्तिष्क यानी ब्रेन को समझने की हमारी यात्रा। हमारा मस्तिष्क हर चीज कैसे समझता है, इसको समझने की यात्रा पर निकलने से पहले आइए जरा इसके अंदर घुसकर इसकी बनावट को देखते और समझते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऊपर से छिले हुए अखरोट की तरह दिखने वाला मस्तिष्क वास्तव में एक गोभी के फूल के आकार का होता है, जिसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स यानी चेतक कोशिकाएं होती हैं। पर जिस तरह से किसी देश का प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होते हुए भी अपने शासन तंत्र के बिना कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का मुखिया है। इसलिए पहले हमें तंत्रिका तंत्र को समझना होगा। तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से हैं, केंद्रीय यानी सेंट्रल और परिधीय यानी पेरिफेरल, जो हमारे शरीर के सभी अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है, जो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं हमारे शरीर के सभी अंगों में, यहां तक कि अंगुलियों के सिरों तक फैली हुई हैं। जब मस्तिष्क में हमारे शरीर के किसी भी अंग से संदेश या मैसेज जाता है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर को बताता है कि क्या करना है। उदाहरण के लिए, जब आप गलती से किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, तो आपकी अंगुली की त्वचा में मौजूद तंत्रिकाएं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक इसके गर्म होने का संदेश भेज देती हैं, और आपके मस्तिष्क की प्रणाली आपके हाथ की मांसपेशियों यानी मसल्स को हाथ हटा लेने का संदेश देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हम आज जान पाए हैं कि प्रमुख तौर पर हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिन्हें फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोरब्रेन मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है, जो सेरिब्रम और कुछ अन्य संरचनाओं से मिलकर बना है। कुछ भी सोचना, किसी भी चीज को याद रखना, बोलने, चलने और देखने जैसे सभी कार्य सेरिब्रम के 4 लोब्स द्वारा किए जाते हैं, जिनके नाम हैं फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। सेरिब्रम की बाहरी परत आधा सेंटीमीटर मोटी है, जिसे कॉर्टेक्स या फिर ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्योंकि यह दिखने में ग्रे रंग की होती है। फोरब्रेन के अंदरूनी भाग में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। थैलेमस कॉर्टेक्स आंखों, कानों, उंगलियों और नाक जैसे सेंसरी यानी संवेदी अंगों के बीच संदेश को पहुंचाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में अपने आप होने वाले कार्य जैसे भूख और प्यास कार्यों का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी पाचन क्रिया, हमारे शरीर के विकास और तनाव से लड़ने वाले हार्मोन्स को बनाता है। फोरब्रेन के बीच के पीछे के हिस्से को मिड ब्रेन कहते हैं। हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो भी संदेश आता जाता है, उसे मिड ब्रेन ही नियंत्रित करता है। हाइंड ब्रेन सेरिब्रम के पिछले और निचले हिस्से को कहते हैं, जो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला से मिलकर बना है। सेरिबेलम को छोटा दिमाग भी कहा जाता है और पॉन्स, मेडुला के साथ साथ मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। यदि हम मस्तिष्क को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें इसके अंदर तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स का जाल नजर आएगा। ये जाल हमारे मस्तिष्क के बिजली के तारों की तरह काम करता है।
इन 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं अर्थात नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स यानी चेतक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स बिजली के संकेतों या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में संदेश को हमारी पेरिफेरल नर्व्स यानी नसों से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और वापस भी लाते हैं। ये न्यूरॉन मुख्य रूप से 3 हिस्सों से मिलकर बने होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी एक बिंदु की तरह दिखता है, जिसकी बनावट एक आंख के समान होती है। इस आंख को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस सेल बॉडी से हमारी उंगलियों के समान कुछ रचनाएं निकलती हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, और साथ ही इसकी एक लंबी टांग भी होती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका अर्थात नर्व सेल में 50,000 डेंड्राइट्स हो सकते हैं, जो अन्य 2.5 लाख तंत्रिका कोशिकाओं से संबंध बना सकते हैं। सेल बॉडी से टांग की तरह निकलने वाली रचना एक्सॉन 3 फीट तक लंबी हो सकती है, जो दूसरे न्यूरॉन की उंगलियों यानी डेंड्राइट्स तक तंत्रिका आवेग यानी नर्व इंपल्सेस को पहुंचाती है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, बल्कि इनके बीच एक ऐसी जगह होती है जिसे साइनेप्स कहा जाता है। जब संदेश एक्सॉन के सिरे अर्थात उसके सबसे निचले हिस्से तक पहुंच जाता है, तब नर्व इंपल्सेस को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचने के लिए साइनेप्स को पार करना होता है। साइनेप्स पर पहुंचकर नर्व इंपल्सेस एक रसायन छोड़ती हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो संदेश को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, और इस तरह संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन का पूरा जाल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर का विकास होने लगता है। जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते जाते हैं, उसी के साथ तंत्रिकाओं के बीच नए नर्व कनेक्शन बनते जाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क का विकास होने लगता है। तो ये तो हुई हमारी मस्तिष्क के बारे में अभी तक की समझ। असल में ये जानकारी सालों साल से चले आ रहे वैज्ञानिक शोधों का नतीजा है। वास्तव में हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का समूह बहुत ही सूक्ष्म और जटिल होता है, और मस्तिष्क की कोशिकाओं के कुछ अंग जैसे एक्सॉन तो कांच के ग्लास जितने पारदर्शी होते हैं। उन्हें ठीक से देख पाने के लिए उन्हें रंगने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए अगर हम लेंस के किसी साफ कांच को देखें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का दाग हो तो उसे देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म कोशिकाओं के जाल को समझने के लिए उन्हें रंगना जरूरी था, ताकि उनका सही तरह से अध्ययन किया जा सके। इसके प्रयास में काफी हद तक सफलता मिली इटली के भौतिक वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी को। गोल्जी ने सन 1873 में स्टेनिंग यानी रंगने की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में विशेष प्रकार के रंग से कोशिकाओं को रंगा जाता है। जिस तरह सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालकर फोटो फिल्म से फोटोज को निकाल दिया जाता है, उसी तरह रंगी हुई कोशिकाओं को भी इस घोल में डालकर उनके स्वरूप को देखा जा सकता है। अपने इस प्रयोग में गोल्जी ने पहले मस्तिष्क की कोशिकाओं के समूह अर्थात टिश्यू के एक हिस्से को पोटेशियम डाइक्रोमेट और अमोनिया के रासायनिक घोल में डाला, जिससे कोशिकाएं सख्त हो गईं। फिर उसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालने पर उन्हें काले रंग की कोशिकाओं का जाल नजर आया। गोल्जी के इस प्रयोग से कोशिका के स्वरूप को समझने में काफी मदद मिली, लेकिन इस प्रयोग से ये पता नहीं चल पाया कि ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से मिली होती हैं या उनके बीच में कुछ गैप होता है। स्पेन के सांटियागो रामन उ काजाल नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी के प्रयोग को और आगे बढ़ाया। गोल्जी ने जहां कोशिकाओं को सिर्फ एक बार सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाला था, वहीं काजाल ने उसे दोबारा इस घोल में डाला, जिसे दोहरे इम्प्रेग्नेशन की तकनीक कहा गया। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की सूक्ष्म बारीक संरचनाओं अर्थात डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल को देखना संभव हो पाया। जब उन्होंने डाई इंजेक्शन तकनीक से मस्तिष्क की कोशिकाओं में डाई इंजेक्ट की, तो यह डाई कोशिकाओं की दीवार तक ही सीमित रही।
दो कोशिकाओं के बीच डाई नहीं पाए जाने से ये बात काफी हद तक साबित हो गई कि दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि उनके बीच कोई सूक्ष्म अंतराल है। सन 1906 में काजाल और गोल्जी दोनों को संयुक्त रूप से शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इस तरह हम ये समझ पाए कि हमारे दिमाग की कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, पर ये काम कैसे करती हैं, कैसे हमें चीजों को समझाती, सिखाती और याद कराती हैं, इसके बारे में जानकारी अभी भी नहीं थी। उदाहरण के लिए सीखने और याद करने की प्रक्रिया को ही लें। जब हम किसी बच्चे को कोई नई चीज या नया खेल सिखाते हैं तो उसकी जानकारी उसके मस्तिष्क में जमा हो जाती है, जिसे लर्निंग यानी कि सीखना कहते हैं। और जब हम बच्चे से उस खेल को दोबारा खेलने के लिए कहते हैं तो उससे मस्तिष्क में जमा हुई वो जानकारी रिकॉल हो जाती है, जिसे हम मेमोरी यानी याददाश्त कहते हैं, और बच्चा उसे अच्छी तरह खेल पाता है। लेकिन सीखने और याद रखने की इस प्रक्रिया को हमारा दिमाग कैसे अंजाम देता है, इसको समझने के लिए प्रयोग कैसे किए जाएं, ये एक बड़ी समस्या थी। ये महसूस किया गया कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क एक जटिल अंग है, क्योंकि इसमें काफी सारी कोशिकाएं हैं। इसलिए किसी ऐसे जीव के मस्तिष्क के अध्ययन की आवश्यकता थी जिसकी तंत्रिका कोशिकाएं कम हों। और ऐसा एक जीव है एप्लीजिया। एप्लीजिया एक समुद्री जीव है जिसे समुद्री घोंघा भी कहते हैं, और जिसके तंत्रिका तंत्र में लगभग 20,000 तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो मनुष्य में पाई जाने वाली अरबों तंत्रिका कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम हैं। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अगर आपकी आंखों पर अचानक से तेज रोशनी पड़ती है तो आपकी आंख अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती कहते हैं। इसी तरह अगर हम समुद्री घोंघे यानी एप्लीजिया को छूते हैं तो वो घबरा जाता है और अपना गिल और साइफन अंदर खींच लेता है। परंतु लगातार छूने पर वह ऐसे स्पर्श पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। अर्थात घोंघा हल्के से छूने की इस प्रक्रिया को याद रखता है, जिसे हम याददाश्त कहते हैं। और जब उसे दोबारा तिबारा उसी तरह हल्के ढंग से छुआ जाता है तो वह इस चीज को सीख चुका होता है कि इस हल्के स्पर्श से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपना गिल और साइफन अंदर नहीं खींचता, जिसे हम सीखना कहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1960 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर एरिक कैंडल ने समुद्री घोंघे एप्लीजिया के व्यवहार पर केंद्रित मेमोरी यानी याददाश्त और लर्निंग यानी कि सीखने पर प्रयोग किए। एप्लीजिया के मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं, जिनमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, कार्य को नियंत्रित करते हैं। केंडल ने समुद्री घोंघे के इस व्यवहार में शामिल सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का अध्ययन किया। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का अध्ययन कर केंडल ने पाया कि जब कोई इस घोंघे के साइफन को छूता है तो ये घोंघा घबरा जाता है, जिससे उसकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का संबंध सक्रिय हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन इस डरावने स्पर्श का संदेश मोटर न्यूरॉन तक भेजता है, और मोटर न्यूरॉन एप्लीजिया को साइफन और गिल दोनों को अंदर खींच लेने का संदेश देता है। इसी के कारण एप्लीजिया ऐसे डरावने स्पर्श पर साइफन और गिल को अंदर खींच लेता है। अब एप्लीजिया ये सीख चुका है कि उसे ऐसे डरावने स्पर्श पर क्या करना है। लेकिन अगर घोंघे को इसी तरह से बार बार छुआ जाए तो उसके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का संबंध कमजोर हो जाता है, जिससे सेंसरी न्यूरॉन से निकलने वाला संदेश मोटर न्यूरॉन तक नहीं पहुंचता और एप्लीजिया अपने साइफन और गिल को अंदर नहीं खींचता है। अब उसकी याददाश्त बन चुकी है कि इस स्पर्श से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसलिए वो अपना साइफन और गिल अंदर नहीं खींचता। जिस तरह हम कभी किसी नए रास्ते से किसी नई जगह जाते हैं तो हमारी गति धीरे होती है, मगर हम उसी रास्ते से रोज जाने लगे तो हमारी गति बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें वह रास्ता याद हो गया है। ठीक इसी तरह एप्लीजिया को छूने की इस प्रक्रिया में आरंभ में कमजोर स्टिमुलेशन से कम समय की याददाश्त बनती है, जो कुछ मिनट से लेकर घंटों तक चलती है।
एक अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले स्टिमुलेशन से लंबे समय की याददाश्त बन सकती है, जो कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है। केंडल के इस प्रयोग से अब इतना तो पता लग गया था कि सीखने और याद रखने की दोनों प्रतिक्रियाएं न्यूरॉन्स का ही खेल है। मस्तिष्क के कार्य में मनोवैज्ञानिक और कोशिकीय स्तरों के बीच के अंतराल को जोड़ने की जानकारी प्रदान करने के कार्य पर उन्हें सन 2000 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिस तरह बच्चों को मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर अलग होता है और साइंस पढ़ाने वाला अलग, उसी तरह हर कार्य को करने के लिए हमारे मस्तिष्क में भी अलग अलग हिस्से निर्धारित हैं। सन 1840 में पेरिस के बिक्टेर हॉस्पिटल में एम लेबोंग नाम के एक रोगी को भर्ती किया गया। ये रोगी बोली गई भाषा को समझ तो सकता था, मगर भाषा को बोलने में असमर्थ था। उसके मुंह या जीभ में कोई मोटर न्यूरॉन संबंधित क्षति नहीं थी, जिससे उसके बोलने की क्षमता प्रभावित होती। फिर भी वह सिर्फ एकमात्र आवाज निकाल सकता था, और वह थी टैंग। 11 अप्रैल 1861 को फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट पॉल ब्रोका की नजर टैंग पर पड़ी। उसकी मौत के बाद ब्रोका ने टैंग के मस्तिष्क की जांच की और उसके बाएं फ्रंटल लोब में एक ऊपरी घाव पाया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के बाएं आधे हिस्से में नुकसान के कारण टैंग की बोलने की ताकत समाप्त हो गई थी, और मस्तिष्क के इसी हिस्से के कारण हम बोलने में समर्थ हैं, जिसे स्पीच सेंटर कहा गया। उन्होंने 1863 में 25 से अधिक ऐसे रोगियों की जांच की जो हां, हूं जैसी आवाजें तो निकाल सकते थे, मगर भाषा को बोलने में असमर्थ थे। उन्होंने पाया कि उन सभी के बाएं गोलार्ध में चोट थी। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के बाएं तरफ क्षति होने से मनुष्य के मस्तिष्क की भाषा और बोलने वाले हिस्से को नुकसान पहुंचता है और इंसान बोल नहीं पाता। इस प्रकार उन्होंने मस्तिष्क में वाणी केंद्र यानी स्पीच सेंटर की उपस्थिति दर्शाई, जिसे उनके नाम पर ब्रोका का हिस्सा कहा गया। यह मस्तिष्क के दाएं और बाएं दो गोलार्धों के बीच कार्यों के बांटने की पहली खोज थी। परंतु विज्ञान की खासियत यह है कि यह सवालों में जवाब और जवाबों में सवाल तलाशता है। हमें इस बात का पता तो चल गया था कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारी बोली या स्पीच के लिए जिम्मेदार है, पर अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को जानता हो लेकिन बोली में उसे व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो क्या तब भी उसके लिए ब्रोकास एरिया या स्पीच सेंटर ही जिम्मेदार होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढा जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल वर्निका ने। सन 1873 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल वर्निका एक ऐसे रोगी की जांच कर रहे थे जिसे पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था। वो बोल और सुन तो सकता था, लेकिन बोले या लिखे गए शब्दों को समझ नहीं पाता था। इतना ही नहीं, उसके द्वारा बोले या लिखे गए शब्दों का कोई मतलब नहीं होता था। ऐसी स्पीच को वर्ड सैलेड का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें शब्द सैलेड की सब्जियों की तरह रैंडमली मिक्स होते थे, जिनका कोई अर्थ नहीं होता था। वर्निका ने अपने इस मरीज की मौत के बाद उसके मस्तिष्क का अध्ययन किया और पाया कि उसकी भाषा को समझ पाने या समझा पाने की असमर्थता के पीछे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो ब्रोकास एरिया से पीछे और नीचे था, जिसे वर्निका के नाम पर आगे चलकर वर्निका एरिया कहा गया। इन दोनों एरियाज यानी क्षेत्रों को भाषा का केंद्र भी कहा जाता है। वास्तव में ब्रोका एरिया और वर्निका एरिया नर्व फाइबर्स के एक गुच्छे द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे आर्क्यूएट फेसिक्युलस कहते हैं। अगर किसी वजह से दोनों एरिया को जोड़ने वाले नर्व फाइबर के इस गुच्छे में किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, तो व्यक्ति भाषा समझते हुए भी अपने आप को उसमें अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जिसे हम डेफिसिट इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या फिर कंडक्शन एफिएसिया भी कहते हैं। ब्रोका, वर्निका और केंडल के कार्यों ने मस्तिष्क से जुड़ी कई अवधारणाओं को एक वैज्ञानिक आधार दिया, पर अगर आप इनके अनुसंधानों के तरीकों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि जहां ब्रोका और वर्निका को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अपने मरीजों के मरने का इंतजार करना पड़ा, वहीं केंडल को समुद्री घोंघे का सहारा लेना पड़ा। न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान में
अब ये सवाल उठने लगे कि क्या कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे जीवित व्यक्ति के मस्तिष्क की अंदरूनी जांच की जाए। तब धीरे धीरे एक्सरे और सीटी स्कैन जैसे तकनीकों को इजाद किया गया। इन तकनीकों से मस्तिष्क की संरचना को तो देखा जा सकता है, मगर किसी खास कार्य को करने में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता है, इसका पता नहीं चलता। पर आज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई और पेट स्कैन जैसे तकनीकों से ब्रेन का 3 डायमेंशनल इमेज संभव है, जिससे मस्तिष्क की एनाटॉमी के साथ साथ उसकी फंक्शनिंग और उससे हुई किसी तरह की क्षति को भी काफी हद तक परखा जा सकता है। ऐसी एक तकनीक मानेसर में स्थित एनबीआरसी यानी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध है, जहां मस्तिष्क के कार्यों को और अच्छी तरह से समझाने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। इस तकनीक का नाम है फंक्शनल एमआरआई। यदि कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को अंगूठे से छूता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सक्रिय यानी एक्टिव हो जाता है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि शरीर की बाकी कोशिकाओं की तरह मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो उन्हें खून में उपस्थित ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलती है। जाहिर है कि जो न्यूरॉन किसी कार्य को करते समय ज्यादा एक्टिव होगा, उसकी ऊर्जा की जरूरत भी ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की खपत वहां ज्यादा होगी, जिसकी वजह से खून का प्रवाह उस हिस्से में ज्यादा होगा। खून के प्रवाह में आया ये बदलाव फंक्शनल एमआरआई के जरिए मेजर कर लिया जाता है, जिससे ब्रेन एक्टिवेशन और व्यक्ति या सब्जेक्ट के कार्य में एक संबंध स्थापित किया जाता है। आज फंक्शनल एमआरआई मस्तिष्क से जुड़ी कई चीजों को समझने में सक्षम है। जैसे जब हम किसी एनिमेटेड फिल्म को देखते हैं, उसको देखते हुए कुछ बोलते हैं या फिर उसे देखते हुए कुछ सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जैसी सभी जानकारियों को देखा और समझा जा सकता है। बदलते समय और उससे भी तेजी से बदलते हुए तकनीक मस्तिष्क के रहस्यों की परतें धीरे धीरे हटा रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद यही की जा रही है कि लाखों करोड़ों न्यूरॉन से गुथा हुआ हमारा ये मस्तिष्क विज्ञान की नई तकनीकों के सामने अपने रहस्य के पर्दे धीरे धीरे खोलता रहेगा।